बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का 60वां एडिशन जिसका फाइनल इस वक्त कदाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज तीसरा रोज़ है कराची ब्लूज वर्सेस सियालकोट। इस सूरत हाल बारे हम बात करेंगे। इसके अलावा जनाब बड़ी खबर यह है कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के लिए जो कौमी टीम के प्लेयर्स मुख्तलिफ लीग्स में खेल रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ये मशरूत एनओसी, कंडीशनल एनओसी दिया जाता है कि जब नेशनल ड्यूटीज़ हों तो आपको टीम, जब मैनेजमेंट तलब करे तो आपको वापस आना होगा। तो वो जो भी लीग चल रही है उसे अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ेगा। बीबीएल में आपको पता है कि जनाब मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ है, शादाब खान और हसन अली शामिल है। इसी तरह मीनवाइल जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही होगी या कोई ILT, वहाँ पर जो हैं उनको भी वापस आना पड़ेगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में प्लेइंग 11 में वो खिलाड़ी शामिल होते हैं तो। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 दिसंबर को जनाब लंदन में एक PSL कार रोड शो जनाब शुरू करने का फैसला किया, जिससे PSL जैसा ब्रांड जो है वो मज़ीद इन्हेंस होगा, उसकी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होगी, लोगों को ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि अब 2 टीमें नज़र आ रही हैं तो उसके एडवर्टीजमेंट की तैयारियां भी फुल कर दी गई हैं, तेज़ कर दी गई हैं। बहरहाल बड़ी बात होती है जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बदलती T20 फॉर्मेट की सूरत हाल को, उन कंडीशन को अडेप्ट नहीं कर पाते। तो आपके लिए खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जदीद क्रिकेट खेलने का तरीका अपना लिया है और छक्के मारने की औसत में बेहतरी, एवरेज जो छक्के मारने की टीम बतौर टीम है वो बेहतर कर ली है। ये क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। और साइम अयूब के लिए अच्छी खबर यह है कि आज फिर बुध है, आज फिर रैंकिंग आनी थी T20 की और साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। बैटिंग चाहे वो करे ना करे, बॉलिंग में एक आधी 2-3 विकेट लेके जनाब वो टीम का हिस्सा है और मुसलसल हिस्सा है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ भारतीय फास्ट बॉलर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जनाब ICC कोड ऑफ कंडक्ट के 11 वर्ल्ड की खिलाफ वर्जी करते हुए जनाब वो मुर्तकिब उसके ठहरे हैं। तो अब देखना ये है कि किस हद तक उसको सजा दी जाती है। अभी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो दूसरा ODI है वो भी चल रहा है। क्रिकेट से हट के खबर ये कि नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम एक्शन में दिखाई देंगे। और इसके अलावा हम थोड़ी सी बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से। सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद। जी वालेकुम सलाम। अहमद साहब, जरा आज का दिन डे 3 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कराची ब्लूज वर्सेस सियालकोट, क्या सिनेरियो रहा? ड्रॉ की तरफ जा रहा है, सियालकोट जीतने जा रहा है या फिर कराची? क्योंकि तीसरे दिन काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है वो क्लियर हो चुकी होती है। ओवर टू यू। देखें, ऐसा ही है कि कदाफी स्टेडियम के अंदर जो इस वक्त फाइनल चल रहा है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, इसकी अगर मैं आपको जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब मैं 1 रनर कहूँ तो पल्ला तो कराची ब्लूज़ का भारी है पहली ही बॉल से। मैं तो बल्कि वो ये कहूँगा कि उस वक्त जब से टॉस हुआ था और टॉस जीतकर उसामा मीर ने पहले बैटिंग करने के बजाय पहले बॉलिंग करने को चूज़ किया था। आज जब खेल शुरू हुआ, 2 दिन का अहवाल हमने कल आपको बयान किया था। आज जब मैच शुरू हुआ तो 266 रन पर जो है वो ऑल आउट हुई दिफाई चैंपियन सियालकोट रीजन की टीम, जिससे 74 रन की बढ़तरी हासिल हो गई कराची ब्लूज़ की टीम को। इसके जवाब में जब वो दूसरी इनिंग के लिए आए तो दूसरी इनिंग में अब तक, आज अभी कुछ देर वक्त कबल जो है वो स्टंप्स हुई हैं, 202 रन बना ली हैं 1 विकेट के नुकसान पर कराची ब्लूज़ ने दूसरे इनिंग्स में। तो कुल मिलाकर इस वक्त 276 रन की लीड है कराची ब्लूज़ की और उनके पास अभी 9 विकेटें बाकी हैं। और अगर कल लंच तक या लंच के बाद भी जिस तरह से अब उनका रन का फ्लो बन गया हुआ है, जो वो पिच के ऊपर दोनों बैट्समैन जो है वो सेट हो चुके हैं। अब्दुल्ला फजल ने सेंचुरी कर दी है, हारून पहली इनिंग में नाकाम हुए, दूसरी इनिंग में 55 रन उन्होंने बना डाले हैं, वो भी नॉट आउट हैं। तो जिस तरह से ये दोनों बैट्समैन आज खेले हैं इस पूरे दिन को, वो जो पुरानी टेस्ट क्रिकेट की एक वाइब्स होती थी कि प्लेयर आते थे वो पूरा दिन वहाँ पर गुजारते थे मुख्तलिफ बदलती हुई कंडीशंस के अंदर, मुख्तलिफ तरह के बॉलर्स के सामने मुख्तलिफ हालात को फेस करते हुए, मुख्तलिफ सिचुएशन से निकलते हुए, अपनी टीम को निकालते हुए, दबाव बर्दाश्त करते हुए, उस दबाव को एब्जॉर्ब करते हुए दूसरी टीम पर शिफ्ट करते हुए। तो ये वो सारे पहलू होते हैं जिसकी वजह से इस बात पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट ही वो सर्किट है जहाँ पर आपको अपनी गेम की बेसिक्स को दुरुस्त करना है। तो जिस भी प्लेयर ने अपनी शॉर्ट कमिंग्स को ठीक करना है, जिस प्लेयर ने एक्सपीरियंस लेना है, जिस प्लेयर ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने आप को तैयार करना है, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगी। अब्दुल्ला फजल की अगर हम बात करें, 17 मैच उनके हो गए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 1004 रन वो बना चुके हैं, 33 की उनकी एवरेज है और दूसरी सेंचुरी जो है वो आज ही उन्होंने स्कोर की है। बहुत सॉलिड नजर आए हैं, बहुत शानदार टेक्निक उनकी है और जिस तरह के टेम्परामेंट का उन्होंने मुजाहरा किया है, यकीनन एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट साबित हो सकते हैं पाकिस्तान की टीम के लिए भी, अगर ये इसी तरह ही परफॉर्मेंस जारी रखें फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। तो इस वक्त मैच का पल्ला जो है वो तो कराची ब्लूज़ के हक में है और कराची ब्लूज़ वेल ऑन कोर्स हैं इस वक्त 450 रन की जो है वो बढ़तरी हासिल करने के लिए, और जो कि 4th इनिंग मेरा ख्याल है कि हासिल करना एक मौजाती चीज़ हो सकती है इन सर्कमस्टांसेस के अंदर। सियालकोट रीजन के पास इस तरह की बैटिंग है, उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस भी है, उनके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स का एक्सपीरियंस भी मौजूद है अपनी टीम के अंदर।
लेकिन जिस तरह से बॉलर्स ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, अगर बॉलिंग के नंबर कुछ मैं आपके सामने रखूं, हसन ने अब तक 14 ओवर करवाए, 59 रन दिए, उन्हें कोई विकेट हासिल नहीं हुई। मोहम्मद अली जी उन्हें पहली इनिंग में 4 आउट किए थे, अब तक 11 ओवर करवा चुके हैं, 31 रन उन्हें दिए हैं और कोई विकेट उनको हासिल नहीं हो सकी है। वाहिद विकेट जो है वो मोहम्मद हसनैन ने हासिल किया है, जिन्होंने 16 ओवर्स करवाए हैं और 37 रन देकर उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया। उसामा मीर खुद उन्हें 11 ओवर करवाए और अब तक वो भी कोई विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो जो भी इंटरनेशनल एक्सपोजर रखने वाले बॉलर थे, जिस तरह दूसरी इनिंग में आकर उन्होंने बॉलिंग की है, इसको देखकर तो ये लग रहा है कि कराची ब्लूज जो है वो 450 रन कम से कम अचीव करेगी, जिसको हासिल करने के लिए एक मिरेकल करना पड़ेगा सियालकोट रीजन को। तो मैच का पल्ला तो कराची ब्लूज के हक में भारी में जा रहा है और वो 75 लाख की जो इनामी रकम है कायदम ट्रॉफी की, उसको जीतने के लिए इस वक्त फेवरेट हो चुके हैं। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, ये अब विकेट का कमाल है कि 202 रन पर एक खिलाड़ी आउट है, क्योंकि ऑन दी अदर हैंड बड़े तगड़े बॉलर हैं, हसन अली हैं, मोहम्मद अली है, मोहम्मद हसनैन है, उसामा मीर हिमसेल्फ एक अच्छे नामवर हमने देखा है कि बहुत से परफॉर्मेंसेस है, लेकिन ऐसा क्या है इस विकेट में कि कोई भी बॉलर विकेट लेने में कामयाब नहीं हो रहा। मासवाए मोहम्मद हसनैन ने जनाब 16 ओवर करा के 37 रन दे के एक खिलाड़ी आउट किया। तो विकेट का क्या बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज हो गया? क्योंकि पहले तो हमने देखा कि 340 पर ऑल आउट हुए, 266 पर ये ऑल आउट हुए, अब इतनी लंबी पार्टनरशिप। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अब्दुल्ला फजल की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो बैटिंग उन्हें बहुत अच्छी अच्छा, कंडीशन के बारे से मैं जरा बता दूं कि वो आकिब कुरैशी को हम लेंगे, वो चूंकि कजाफी में मौजूद थे, तो वो डे 3 की सूरत हाल भी हमें बता देंगे। जी देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अब्दुल्ला फजल ने जो आज इनिंग्स खेली है वो बहुत मैच्योर इनिंग्स थी, बहुत शानदार इनिंग्स थी। और जिस तरह की भी कंडीशन हो, पिच बैटर के लिए मददगार हो, बॉलर के लिए मददगार हो, आप अच्छी बैटिंग करेंगे तो आपको वहाँ रन्स तो मिलेंगे। और जिस तरह के टेम्परामेंट का उन्होंने मुजाहरा किया है, कोई मतलब आप अगर उन प्लेयर्स के कंपैरिजन में देखें जिनको PSL से पिक किया गया है, या जो पाकिस्तान खेलने के बाद भी गए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने, जिस तरह मोहम्मद हारिस हैं, हसन नवाज हैं, इस तरह के प्लेयर्स वहाँ जाकर जब आपको खेलते हुए नजर आते हैं तो एक वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आता है उन प्लेयर्स में जो डोमेस्टिक के सर्किट से आए हैं और उन प्लेयर्स में जो T20 सर्किट से आए हैं। तो अब्दुल्ला फजल जो है वो इस बात की एक और शानदार केस स्टडी है कि आप अगर टेम्परामेंट पैदा नहीं करेंगे, अपनी बेसिक्स को आप एड्रेस नहीं करेंगे, तो जिस फॉर्मेट में भी आप जाएंगे वहां पर आपकी शॉर्टकमिंग्स होंगी। आपको T20 क्रिकेट भी अगर खेलनी है तो उसके लिए भी आपको सॉलिड डिफेंस से स्टार्ट करना है ना, उसके बाद आपको छक्के मारने आएंगे। अगर आपको बॉल रोकना ही नहीं आता, अगर आपको स्ट्राइक रोटेट करना ही नहीं आता, अगर आपको सिंगल, जिस तरह साहबजादा फरहान अगर हम देखें, साहबजादा फरहान के छक्के चौके बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्राइक रोटेशन है वो बहुत ही पुअर है, जिसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट 100-110 के बीच ही होता है बाउंड्रीज लगाने के बावजूद भी। तो अब्दुल्ला फजल जो है वो इस चीज की भी केस स्टडी है कि आपको अपनी बेसिक्स अगर एड्रेस करना है तो आपको खेलनी डोमेस्टिक ही पड़ेगी। मैं ये समझता हूं कि इस पिच के ऊपर, जिसमें बॉलर्स के लिए भी हेल्प मौजूद है, बैटर्स के लिए भी हेल्प मौजूद है, आप अच्छी बैटिंग करेंगे तो आपको वहां पर रन भी मिलेंगे और आप अपनी टीम के लिए जो है वो अच्छा करेंगे। और यही किया, कोई किसी किस्म की जल्दी का मुजाहरा नहीं किया, किसी किस्म की हेस्टीनेस का मुजाहरा उन्होंने नहीं किया, भरपूर टेम्परामेंट, हर बॉल को उसके मेरिट पर खेलते हुए नजर आए। एक आध बार हसन अली की बॉल थोड़ी नीचे रही जिससे वो बीट भी हुए, लेकिन उसके अलावा जो है वो कोई ऐसी शॉट हमें देखने में नजर नहीं आई कि उन्होंने खुद कोई गलती की हो या कोई ऐसी लूज कॉल की हो, इस तरह अब्दुल्ला शफीक सेट हो गए, रन आउट हो गए। तो ये वो चीजें हैं जो टेम्परामेंट शो करती हैं बैट्समैन का, उसकी समझ जो है गेम की, उसको जाहिर करती हैं। बिल्कुल ठीक है। आकिब कुरैशी ने भी ज्वाइन कर लिया। आकिब, डे 3 कजाफी स्टेडियम में आप मौजूद थे, ऐसा क्या अचानक से विकेट ने अपना बिहेवियर बदला कि 202 रन पर सिर्फ एक खिलाड़ी आउट है? क्या कराची की टीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले कर रही है, या फिर विकेट ने तब्दीली आई है, या फिर सियालकोट के बॉलर जो है वो हिम्मत हार गए हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन कंडीशन में करना क्या है? देखिए हमजा, कजाफी स्टेडियम की जो जिस पिच पे ये इस वक्त कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल हो रहा है, ये बड़ी अनयूजुअल पिच है। जो 2 दिनों से हम वहाँ पर कवर कर रहे हैं, वहाँ पर जैसे ही तकरीबन 2 बजे के बाद जो है बैटिंग विकेट बन जाती है और वहाँ पर बॉल जो है अनइवन बाउंस भी नहीं होता। उससे पहले जिस तरह जब सुबह मैच स्टार्ट होता है 9:30 बजे, उस वक्त हम अक्सर देखते हैं कि शुरू वाले सेशन में जो है वो अनइवन बाउंस होता है, बॉल बैट तक भी है और जो है बॉल मुंह तक भी आता है। लेकिन इस सारे मामले पे अगर हम साइड पे रखें, और जो अब्दुल्ला फजल और साथ बेग ने और हारून अरशद ने जिस तरह की बैटिंग की है कराची ब्लूज की तरफ से, वो बड़ी शानदार थी और बड़े एक मैच्योर इनिंग वहां पर खेलने में नजर है। जिस तरह अमूमन हम देखते हैं लड़कों को कि वो बाहर जाती गेंदों को छेड़ देते हैं, और ये सियालकोट के खिलाड़ियों ने भी हमें कल की बैटिंग जो उन्होंने की थी उसमें काफी हद तक नजर आया। लेकिन आज जिस तरह अब्दुल्ला फजल और हारून अरशद ने जिस तरह की बारी खेली है, प्योर टिपिकल क्लास उन्होंने दिखाई है। अब्दुल्ला फजल ने 200 गेंदें खेली हैं, 104 रन बनाए हैं, 11 चौके लगाए हैं, और उसके साथ हारून अरशद जो कि बिल्कुल
नौजवान हैं, उन्होंने 145 गेंदों पर 55 रन बनाए हैं और बड़ी अच्छी उन्होंने उनके सामने जो बॉलिंग थी वो भी टॉप क्लास बॉलर्स है जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। हसन अली, मोहम्मद हसनैन, उसामा मीर, स्पेशली जिसने इन्होंने उसामा मीर के आगे स्पिन के आगे दोनों ने अपना फुटवर्क का यूज किया है, जिसने उन्होंने अपना टेम्परामेंट शो किया है। तो ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि ये दोनों जो है, इन दोनों ने आज की इनिंग्स के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट के फ्यूचर के लिए एक अच्छी उम्मीद दिलाई है कि अगर इन पर वर्क किया जाए, इनको लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट मजीद खिलाई जाए, इनको कच्चा ना तोड़ा जाए, तो ये यकीनन पाकिस्तान के लिए जो है वो प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं फ्यूचर का। और ये वही कराची रीजन है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाहर कर दिया था, इसको बैन कर दिया था, लेकिन बिल्कुल ये भी एक स्टोरी है कि कराची रीजन को बाहर किया गया, उस पे जो है डोमेस्टिक पे दरवाजे बंद किए गए, लेकिन फिर ये वापस आकर अब ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कह रहे हैं। तो एक अच्छा फाइनल इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो है वो चल रहा है। प्रीमियर डोमेस्टिक का जो आपका टॉप का डोमेस्टिक सीजन है उसका फाइनल चल रहा है। तो अब अगले 2 दिन है, लग तो यही रहा है कि मैच जो है वो आखिरी दिन तक जाएगा, क्योंकि जिस तरह का पिच बिहेव कर रही है और जिस तरह का मैच का सिनेरियो बन चुका है, दोनों टीमों के पास चांसेस जो है वो बराबर के हैं। अगर कराची रीजन के फास्ट बॉलर्स की बात करें तो गुज़िस्ता रोज जब हम इनके फास्ट बॉलर को देख रहे थे तो मोहम्मद उमर और मुश्ताक अहमद, साकिब खान बड़े जान लगाने वाले बॉलर थे और कंटिन्यूसली एक लाइन पे बॉल कर रहे थे, जो कि हमने वहां पर बैठ के नोट किया कि कंटिन्यूसली एक लाइन पे बॉल कर रहे थे। वरना अमूमन हमने अब इवन हमारे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, वो भी अपने टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यूसली एक लाइन पर जो है बॉलिंग नहीं कर पाते। लेकिन जब ये स्पेशली 3 नाम मैं जो ले रहा हूँ, साकिब खान, मोहम्मद उमर और मुश्ताक अहमद, इनमें ये तीनों जो है कंटिन्यूसली डेक हार्ड कर रहे थे, एक ही लाइन पे जो है अचीव कर रहे थे और उनको उस पर कामयाबी भी मिली थी। आल्दो के विकेट की सूरत में उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कई जगह जो है उनको इनसाइड एजेस, आउटसाइड एजेस से जो है वो बल्लेबाज बचे हैं। और उन्होंने कमेंटेटर्स ने भी वहां पर उधर तारीफ की, यकीनन वहां पर सलमान भट्ट भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी काफी चीज पर रोशनी डाली, इन तमाम फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस। मतलब क्वालिटी क्रिकेट खेली जा रही है डोमेस्टिक में भी, और ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी कि बिलाखिर जो है वो कुछ बेहतर क्रिकेट की जानिब जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम जा रही है, मैनेजमेंट जा रही है। पीसीबी डेफिनेटली इस पर नजरसानी किया है उन्होंने सारी सूरत हाल पर, और ये सारी चीज़ें हमारे साथ है। अब थोड़ी सी अहमद सही साहब बात कर लीजिए, आकिब भी हमारे साथ मौजूद है पीएसएल के हवाले से। आकिब, डेडलाइन क्या है, ज़रा बिडिंग की ये भी बता दें। 2 टीमें जो ऐड होने जा रही हैं और ख़बरें जो हम तक पहुँची हैं बल्कि पूरे मीडिया पे हैं, वो फैसलाबाद और गालिबन हैदराबाद का या उसकी बात थी गिलगित वाली साइड की। तो ये तो आप तक कौन सी खबरें आई हैं, ये बता दें 2 टीमें कौन सी होने जा रही हैं। ऑल्दो पीसीबी ने कहा हुआ कि जनाब ये इस पर ध्यान ना दें, जो भी ऑफिशियल होगा वो हम खुद आपको बताएंगे। जी बिल्कुल हमजा, इस पर आप भी ध्यान न दें और पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल इसमें आ जाएगा। लेकिन 6 जनवरी जो है वो डेट बताई है, 6 जनवरी को ऑफिशियली इसका जो है अनाउंसमेंट होनी है। लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म है कि इस बार की पाकिस्तान सुपर लीग जो है पिछले सीजन से बढ़ के होगी, क्योंकि 2 नई टीमें आ रही हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंग्लैंड के कुछ इन्वेस्टर्स हैं, तकरीबन 4 से 5, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तान सुपर लीग की 2 फ्रेंचाइज को खरीदने में, जिसमें फैसलाबाद का, सियालकोट का और गिलगित का, ये 3 नाम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इसमें से 2 जो बिडिंग होगी, जो सबसे ज्यादा पैसे लगाएंगे वो इसमें उठा लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट में जो है दिलचस्पी ले रहे हैं। उसी को जो है वो मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अहम फैसला किया है कि जो लंदन में रोड शो करवाना है लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट होगा। वहां पर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी का जो है वो भी उसकी शमूलियत का इम्कान है, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग को मजीद जो है वो तकवीयत बख्शेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त ये चाह रहा है कि जो मैक्सिमम इन्वेस्टर उठाए जाएं वो ऐसे हों जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल हों, अली तरीन की तरह ना हो, जो कि अक्सर टीवी पे आके जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें भी सबसे ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि बिडिंग लगाने वाले काफी ज्यादा लोग हैं और अभी भी कई लोगों ने बिड लगा चुके हैं, कई अच्छे ऑफर्स भी लगा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो अच्छी बिड लगाने वालों का जब हिस्ट्री चेक की गई है या बैकग्राउंड चेक किया गया तो वो उस चीज पर पूरा नहीं उतर सके। तो तमाम चीजों को जो है वो देखा जा रहा है कि जो इन्वेस्टर है या बिडर है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसी के हिसाब से फिर टीमों को उनको जो है शामिल किया जाएगा।
तो ये 3 नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो तकरीबन फाइनलाइज कर लिए हैं। गिलगित, फैसलाबाद और सियालकोट, इन तीनों में से 2 टीमों को रखा जाएगा। और इस सारे मामले पर जो दूसरे जो फ्रेंचाइज मालकान हैं वो भी काफी हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक पेज पे हैं। और एक पेज पे होने के नाते जो है पाकिस्तान की क्रिकेट है और PSL है, इस दफा ज्यादा जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो होने का इम्कान है। आपने देखा भी होगा किस तरह मोइन अली और फाफ डु प्लेसिस जो है उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को ज्वाइन किया है ऑफिशियली। तो वो भी अब यकीनन एक नई फ्रेंचाइज, क्योंकि जब 2 नई फ्रेंचाइजें बनेंगी तो उनके लिए खिलाड़ियों को भी जो है वो खिलाड़ी भी डिमांड होंगे। तो ये नए खिलाड़ी जो हैं ये ज्यादातर जो है वो नई फ्रेंचाइज के लिए जा रहे हैं ताकि वहां पर जाके खेलें। उनके साथ नौजवान खिलाड़ी भी होंगे और नौजवान खिलाड़ियों के साथ ये इस तरह का अगर फाफ डु प्लेसिस का एक्सपीरियंस होगा या मोइन अली जैसा एक्सपीरियंस होगा तो यकीनन नौजवान खिलाड़ियों के लिए बेहतर है और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी बेहतर है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बेहतर है। तो आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक जो है इसका ऑफिशियल ऐलान कर दिया जाएगा। बिडर्स काफी ज्यादा हैं, ये चीज के मैं आपको बता रहा हूँ, काफी ज्यादा बिडर्स हैं। और अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल बिडर्स हैं जिस पर पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है वो इस पर वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल से आकिब ने हमें आगाह कर दिया है। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम जरा बात के पाकिस्तान क्रिकेट पे बात की जाती थी कि जनाब ये ओल्ड एज क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अब जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं ये फरवरी का महीना ले लें या उससे पहले भी कि पाकिस्तान ने अपना जो तरीका है क्रिकेट खेलने का उसको तब्दील किया, थोड़ी सी तेज़ी लेके आए, पावर प्ले में हम रन्स बना रहे हैं और एंड पर एग्जीक्यूट अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो टैग तो ये लगा हुआ था कि ओल्ड डे क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी तक बाबर आजम एंड हिज कंपनी, और जब बाबर आजम कप्तान थे तब भी ये बात हो रही थी। अब सलमान आगा आए, बीच में रिजवान भी आए, फिर हमने शाहीन जाफरीदी भी देखा कि ये ओल्ड डे क्रिकेट खेल रहे हैं और सब पर ये टैग लगा रहा। लेकिन बिल आखिर वो ओल्ड डे क्रिकेट जो है वो अब शायद हम माजी में छोड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम ने T20 फॉर्मेट में सही साहब जदीद क्रिकेट का अंदाज़ अपना लिया है। माइक हैसन के आने से इतना तो फ़र्क पड़ गया कि हमारी जो छक्के मारने की एवरेज है वो बेहतर हो गई है। अब क्या कहते हैं कि छक्के मारने की जो बेहतरी आई है वो टीम ने 34 T20 मैचेस में 3872 गेंदें खेलते हुए 235 छक्के लगाए हैं। अब और क्या करके दे टीम आपको जिसकी वजह से आप जैसे फैंस जो हैं और टीम से खुश हों और आप ये ना कहें कि जनाब इनको ऐसी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। नहीं, हम तो बहुत खुश हैं पाकिस्तान की टीम से। पाकिस्तान की टीम जो है वो मुस्तकिल जीत रही है। पाकिस्तान की टीम ने जिम्बाब्वे को हराया है, पाकिस्तान की टीम ने वेस्ट इंडीज़ को हराया है, पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को हराया है, पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को हराया है। तो पाकिस्तान ने अपने लेवल की तमाम टीमों को हरा दिया। तो बात यह है कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान की टीम जो है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना शुरू हो गई है। ऐसे ही है। लेकिन क्या मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना सिर्फ छक्के मारने का इनाम है? 235 छक्के लगाने वाली टीम का ज़रा फिटनेस का लेवल तो देखें आप जाके। आपको कोई ऐसा प्लेयर इसमें से नज़र आता है कि जो जिसको पावर हिटर की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता हुआ आपको नजर आए? दूसरी बात यह है कि ये भी ख्याल रखना चाहिए कि ये जो नंबर आपने गिनवा दिए हैं, ज़्यादा बॉलिंग खेली, इतने छक्के लगाए, ये कौन सी ऑपोजिशंस थी, कौन सी क्वालिटी थी बॉलिंग जिसके अगेंस्ट ये छक्के लगाए गए हैं? इसमें ज़रा शॉर्ट करके कट करके यही बता देना कि इंडिया के खिलाफ कितने मैच हुए उसमें कितने छक्के मारे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने मैच खेले हैं उसमें कितने छक्के मारे हैं, और ये मैच किन कंडीशन में खेले गए हैं, किन पिचों के ऊपर खेले गए हैं, किस तरह की सर्फेसिस के ऊपर खेले गए हैं। गो कि इस साल पाकिस्तान में सर्फेसिस का मयार बहुत बेहतर था। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब वो जो फ्लैट विकटें हमें देखने को मिलती थी उस तरह की पिचेस नहीं बनाई गई, अच्छी स्पोर्टिंग विकटें बनाई गई हैं। और हम इस बात को एडमायर करते हैं कि पाकिस्तान जिन अपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहा है कम अज़ कम उनसे तो जीत रहा है ना पाकिस्तान। चलिए अच्छा है कि पाकिस्तान की, लेकिन साथ साथ मैं अगर आपके लिए एक और स्टैट यहाँ पर लेकर आऊँ तो पाकिस्तान की जो रोटेशन है सिंगल और डबल लेने की, स्ट्राइक को रोटेट करने की जो रेशियो है वो भी इस साल कम हुई है। अच्छा, तो ये जो रट लगाई हुई है ना कि छक्के मारने से मॉडर्न डे क्रिकेट आती है, इस वाली मॉडर्न डे क्रिकेट की डेफिनेशन ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं पता? छक्के मारने वाली मॉडर्न डे क्रिकेट की जो डेफिनेशन है वो उन टीमों को क्यों नहीं पता जो ट्रॉफीज जीतती हैं? अच्छा, इंग्लैंड का नाम ले रहे, इंग्लैंड का नाम नहीं, आप भी बहुत तेज हो गए। इंग्लैंड ने कौन सी ट्रॉफी जीती हैं? इंग्लैंड ने कौन सी अचीवमेंट हासिल की है जब से इंग्लैंड बेसबॉल खेलना शुरू हुआ है? इंग्लैंड कौन सी ऐसी सीरीज जीता जब से इंग्लैंड बेसबॉल खेलना शुरू हुआ है? एक T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता 2022 के वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था। उसके बाद से लेकर अब तक इंग्लैंड की टीम ने जहां भी गए हैं वो भी मतलब उनका भी हमारे वाला ही हाल है। बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे इंग्लैंड राना साहब ने भी ज्वाइन कर लिया क्योंकि बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को कवर कर रहे हैं तो उनका वसी तजुर्बा है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। शाहनवाज साहब, खबर आई है, बहुत बड़ी खबर, वो ये है कि पीरो मुर्शद माइक हैसन के आने के बाद जो है वो हमारी क्रिकेट में तब्दीली देखने में आई है। अब हम छक्के ज़्यादा लगा सकते हैं, अब हम मॉडर्न डे क्रिकेट अडैप्ट कर चुके हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू माइक हैसन और आकिब जावेद साहब। सर एग्री करेंगे इस बात, क्या छक्के लगाना ही अब रह गया, जिसने ज़्यादा छक्के लगाए वही अच्छी क्रिकेट खेलता है?
लेकिन ये बात ये है कि जहाँ तक माइक हैसन की बात है, माइक हैसन के आने के बाद ही हम ये 2-3 टीमों को हरा पाए हैं। सीरीज भी हरा दी हमने, ट्राई नेशन भी जो है वो भी हमने जीत लिया। तो ये तो फिर वो कहते हैं ना कि लड़े फौज और राम सरदार का होता तो है ये सही कि माइक हैसन को क्रेडिट तो देना पड़ता है कि उनके आने के बाद हम कम से कम जो है जीत की ट्रेन के ऊपर सवार हुए। लेकिन जीत की ट्रेन के ऊपर अगर हम सवार हुए तो ये देखें कि ये ट्रेन जो है ये कोई मतलब बड़ी हाई स्पीड ये ट्रेन थी या वो ये पैसेंजर ट्रेन है जो हर जगह रुक रुक के चलती है हल्के हल्के अंदाज में, ठीक है ना। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अगर हम एक माजरत चाहूंगा, ये तो अवामी एक्सप्रेस लग रही है जिस रफ्तार से चल रही है। तो मैं वही तभी तो मैंने कहा कि ये ट्रेन जो थी ये कौन सी, ये बुलेट ट्रेन थी, ये वो अवामी एक्सप्रेस थी। ये अब एक अलग सवाल है। दूसरी बात पता है क्या है, असल में चीज ये है कि अगर हम 114 रन जो है वो भी 5 खिलाड़ी आउट होने पर और 19वें ओवर में जाकर चेस करते हैं तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमने कौन सी अच्छी क्रिकेट खेली है। हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हमारे अपोनेंट जो थे उन्होंने बुरी क्रिकेट खेली और नतीजा तो वो हमारे हक में आ गया। तो क्रेडिट तो उनको देना चाहिए जो हमारे खिलाफ खेल रहे थे कि वो क्या किस तरह से खेले और उनके खेलने का अंदाज क्या था। वो तो खुद सहमे खेले यहाँ पर आकर, खुद डरे डरे खेले और उनके खेल का मेयार जो था वो भी किसी क्लब लेवल से कम नहीं था। बॉलिंग हमें जितनी भी इन मैचेस में देखने को मिली है वो सारी की सारी हमारे जो खिलाफ बॉलिंग थी वो क्लब लेवल की बॉलिंग थी। तो ये है कि अगर हम उनके खिलाफ जीत गए हैं ना तो हमने को बड़ा तीर नहीं मारा। लेकिन असल चीज ये है कि जीत जो है ना वो कुछ थोड़ा सा मिजाज को तब्दील जरूर करती है। अच्छा राना साहब, आपको क्या लगता है, अभी आपने बात की है बॉलिंग बैटिंग की और ये टीमें जो हैं वो क्यों नहीं, जैसे साउथ अफ्रीका एक बड़ा नाम है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है, इस वक्त इंडिया में खेल रहा है और तगड़ी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो फिर वो अपनी बी या सी टीम भेज देते हैं, उसमें प्रॉपर वो सारे प्लेयर्स नहीं होते। तो इसकी वन ऑफ द रीजन आपके नज़दीक आपको क्या लगती है कि जो भी टीम पाकिस्तान आती है वो उनकी ए टीम नहीं भेजते? वो बात ये कि ये हमारे बोर्ड की कमजोरी है ना। अच्छा, ये हमारी इंतजामिया की कमजोरी है ना कि वो इस बात को कहते नहीं कि भाई अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यार कम से कम अपनी ए टीम तो भेजे। हम भारत के खिलाफ उन्होंने जो टीम भेजी उसमें वो सारे खिलाड़ी मौजूद थे कि जिन्होंने भारत को बता दिया कि साउथ अफ्रीका की टीम क्या है। यहाँ पर जो टीम उन्होंने भेजी वहाँ वो सारे के सारे नए भेज दिए और बस टीम भेज दी उन्होंने। लेकिन ये कि ये तो खैर अब उनके लिए भी तो ना, अगर वो भेज रहे थे तो उन्होंने फिर शिकस्त का मुंह भी तो देखा ना पाकिस्तान के खिलाफ। रिकॉर्ड तो उनका अपना खराब हुआ है जो हमारे यहाँ बी टीम भेज रहे हैं। भाई अगर आप अपने रिकॉर्ड को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने क्रिकेट को बेहतर बनाना चाहते हैं तो भेजे फिर यहाँ पर भी वही टीम जो पाकिस्तान में आकर और जरा टफ टाइम दे और जीत कर जाए। जीतते हैं तो उनकी रैंकिंग अच्छी होती है ना, अगर वो हारते हैं तो फिर रैंकिंग उनकी खराब होती है। तो ये तो बेवकूफ़ी उनकी भी है, हमारी तो चले हमें प्रैक्टिस तो मिलती है ना। हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो तो हो रही है ना, टीमें तो आ रही है ना। हमें तो असल गलत ये है कि हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट जो है वो हो रही है, लेकिन जो आ रहे हैं वो भी तो बेवकूफ है साले। वो भी तो ये नहीं सोच रहे कि भाई उनकी जो रैंकिंग है वो भी तो खराब हो रही है, उनका भी तो रिकॉर्ड जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। तो ये है कि वो उनके लिए भी नहीं ठीक और हमारे लिए तो ये कि भाई हमने जीता तो है। अब तो बात ये कि आने वाला 2026 जो है ना ये बड़ा कड़ा इम्तिहान है। इसमें हमारी सारी अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, क्या वो अपने उन तमाम ग्रेट प्लेयर्स को साथ लेकर आएगी कि जो दूसरे ममालिक में जाते हैं, या वो भी टीम भेजेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। अभी हमने श्रीलंका को श्रीलंका में जाकर फेस करना है। वर्ल्ड कप से पहले हमें ये 5, 6, 7 मैचेस जो है ये मिल रहे हैं। इसके बाद फिर वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और बड़े जो लंबे दौरे हैं वो भी शुरू हो रहे हैं। इम्तिहान तो हमारा वहाँ आएगा। यहाँ तो सबके सब जो थे वो हीरो बन गए। एक बंदे ने 9 इनिंग खेलकर एक रिकॉर्ड जो था वो बराबर कर दिया 0 होने का, ठीक है ना। और आकर 1-50 उसने कर दिया, वो सर पे सवार हो गए जी, कम बैक हो गया। भाई उसने 17-16 साल पाकिस्तान की खिदमत की, इतना स्कोर किया है। तो अगर वो इन बी टीमों के खिलाफ भी, इन बी बॉलिंग के खिलाफ भी अगर स्कोर ना करता तो ये तो फिर, और नहीं किया उन्होंने। ये भी है कि एक ही वो था उनका जो यहाँ पर हो गया स्कोर, और उससे वो जनाब अली ये हो गया जी, कम बैक हो गया। कम बैक पता चलेगा जब इनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पड़ेगा, इंग्लैंड के खिलाफ खेलना पड़ेगा, इंडिया को फेस करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा
कि किस किस का कमबैक हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब, ये किसकी बात कर रहे हैं, कौन से, मुझे कुछ समझ नहीं है। राना साहब जो कह रहे हैं कि कमबैक हो गए, कौन से प्लेयर की बात हो रही है? देखें, मैं एक इंतहाई शरीफ आदमी हूँ, मैं इस तरह की बातों के पीछे नहीं पड़ता। तो ये जिन प्लेयर के कमबैक की बात हो रही है, जाहिर है बाबर आजम के बारे में हमारी पूरी कौम, जाहिर है जिस तरह का हमारा मिजाज है, हम एक प्लेयर को इतना उठा देते हैं कि उससे बड़ा प्लेयर हमको दुनिया में कोई नज़र नहीं आता है, और जब वो आकर काफ़ी अर्से बाद एक इनिंग खेलता है तो फिर हमें लगता है कि उसका कमबैक हो। लेकिन हमने इसी स्पोर्ट्स लीग्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बैठकर बात की जब बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी, कि ये बाबर आजम की वो ओकेजनल इनिंग है जो आपको अब देखने में मिला करेंगी, क्योंकि बाबर आजम की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो अब टीमों को पता चल गई हैं। उन्हें ये पता है कि बाबर आजम को इस तरह से ट्रैप करना है, और बाबर आजम भी बार बार उसी ट्रैप में आ रहे हैं। तो बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली अपने आप को उन ग्रेट प्लेयर की फहरिस्त में अगर लेकर जाना चाहते हैं जो कंसिस्टेंटली स्कोर करते हैं, जिस तरह विराट कोहली ने आज सेकंड कंसेक्यूटिव 100 फिर स्कोर कर दिया है, अब उनके जो 100 से आदाद है वो 84 हो चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो अगर इस तरह की बाबर आजम ने क्रिकेट खेलनी है तो फिर जाहिर है कि उनको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा वक्त के साथ साथ। लेकिन बाबर की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको देखते हुए हमें अब ये लग रहा है कि टीमों ने मार्क कर लिया है, बाबर आजम के अगेंस्ट वो वर्किंग करके आते हैं और उन्हें अब इस बात का प्रेशर नहीं होता। यानी बाबर आजम एक ज़माने में वो प्लेयर थे कि जिनका नाम लिखा हो 11 के ऊपर तो पूरी टीम की अटेंशन का 80% ये होता था कि बाबर आजम जो है वो खेल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उनका कोई ऐसा प्रेशर, कोई ऐसा दबाव मुखालिफ टीमों के ऊपर नहीं है, और इसकी वजह बाबर आजम खुद हैं। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद अगर ये कहा जाए कि कोई कोच ऐसा नहीं मिल रहा या कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी गलती को छुपाने वाली बात होगी। बाबर आजम को खुद अपने आप को इंप्रूव करना है, और बाबर आजम को उन प्लेयर्स की फहरिस्त में आना है जो कंसिस्टेंट स्कोर करते हैं, और हर मैच में उनकी टीम जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। राना साहब, बाबर आजम की डेफिनेटली आप भी बात कर रहे थे, तो बाबर आजम को क्या लगता है, आपने इंप्रूव किया है, कुछ सीखा है? ये नवंबर का महीना उन्होंने मुसलसल क्रिकेट खेली है, तो अब आप समझते हैं कि इनको फ्यूचर में रिप्रेजेंट करना चाहिए इस परफॉर्मेंस की बेस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? ठीक है, बात पता है क्या है जी, एक जो अभी हमारे छोटे भाई बात कर रहे थे ना, जी जी, कि बिल्कुल ठीक है कि बाबर आजम को अब क्या सिखाया जा सकता है, कौन सा कोच ऐसा है जो उसको आगे क्रिकेट सिखाएगा। वो तो खुद इतनी बड़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, और अपने क्रिकेट का जो है वो 70% जो है वो अब वो खेल चुके हैं। तो सिर्फ 30% जो है क्रिकेट वो है। और बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि बाबर आजम की तो खामियों को तमाम टीमों ने, जितनी बड़ी टीमें हैं उन्होंने सब ने ही मार्क कर लिया है कि कहाँ पर उसको बॉल करनी है और कहाँ पर उसको खिलाना है, और वो आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बात असल में अब ये है कि वो हम हर बंदे को ना अब एक नजरिए जरूरत के तहत जो है वो हमारी टीमें जो है वो बन गई हैं। हमारे पास बेंच के ऊपर इतने लड़के बैठे, अभी आप देखेंगे एक लड़का जिसे हम ये कह रहे थे कि यार वो वाकई कुछ उसके अंदर मॉडर्न क्रिकेट की थोड़ी सी झलक आती है और वो बड़ी हिटें खेलने का माहिर है। हमने उसको नंबर 3 से लेकर और 7वें नंबर पे लाकर बिठाकर और फिर टीम से बाहर कर दिया। फैसल नवाज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर हम यही सलूक करते रहेंगे खिलाड़ियों के साथ, अपने नौजवान खिलाड़ियों के साथ, कि जो किसी वक्त भी जो था वो कोई परफॉर्मेंस जो थी वो दे सकते थे, उनसे हम ले सकते थे, उनको हम सिखा सकते थे। जब हम उन्हें अब नंबर 1 से लेकर और नंबर 7 तक खिला के टीम से बाहर कर देंगे, तो फिर बात यह है कि बाबर आजम जैसे ही खिलाड़ी हैं कि जो टीम का हिस्सा होंगे। और फिर ये कि यहाँ पर माशाल्लाह कम अक्लों की भी बड़ी कमी है। दूसरी बात ये कि हर शख्स जो है ना वो अपनी नौकरी बिचा रहा होता है, उसे पता होता है कि यार मेरे घर का चूल्हा तो जल रहा है ना, मुझे अच्छे पैसे तो मिल रहे हैं, मुझे हमें पंगा लेने की क्या जरूरत है। ठीक है ना। हम में से वतनियत जो है वो निकल गई है। हम अब इंडिविजुअली सोच जो है ना वो रखते हैं, अपनी जाती मामलात को जो है वो सामने रखते हैं। हमें जो एक कौमी मफाद और कौमी जो गैरत है ना उसको हम बिल्कुल अब नहीं सोचते। लिहाजा ये है कि जब तक ऐसा होता रहेगा, अभी देखें कि लोगों ने अपनी टीमें कंप्लीट कर ली है वर्ल्ड कप के लिए, और वो वही कॉम्बिनेशन जो है वो खिला रहे हैं। हमारे पास अभी तक भी जो है वो इस हवाले से कोई तैयारी नहीं हो सकी है। हम कभी किसी को खिला रहे हैं, कभी किसी को बिठा रहे हैं, कभी किसी को निकाल रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है ना चल रहा है, और इस तमाम ये सब डंग टपाऊ है। और हकीकत ये है कि हमने, अगर हम जिम्बाब्वे को जीतकर खुश हो रहे हैं या हम श्रीलंका की बी टीम को ये खेल कर खुश हो रहे हैं, तो फिर बस ये है कि खुश होते रहे, नताइज की अब हमें कोई वो नहीं है।
और ये इस डगर पर चल पड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और उनको सिर्फ यही है कि अब जीत मिल रही है, अवाम खुश है, फैंस खुश हो रहे हैं, दैट्स इट। इट डजंट मैटर कि ओपोनेंट कौन है, बी टीम, सी टीम, ए टीम, व्हाटएवर, लेकिन आगे चल के पता चलेगा जी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम जब आती है, अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ से आती है, तो फिर इनकी क्या परफॉर्मेंसेज रहती हैं। फिलहाल लीग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। लीग क्रिकेट के वाले से आपको ये खबर मैं दे दूँ कि कौमी टीम में मुंतखब क्रिकेटर्स को लीग क्रिकेट छोड़कर वापस आना पड़ेगा। इस मामले पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। जी, बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और रैंकिंग भी जारी कर दी गई जिसमें साइम अयूब टॉप पर आ गए हैं। उसके अलावा हमने दीगर प्लेयर्स भी देखा है कि वो उसमें मौजूद हैं। नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए T20 फॉर्मेट में साइम अयूब साहब। तहमद सही साहब, ये तो कंफर्म हो गया कि साइम अयूब अब T20 वर्ल्ड कप तो उनका फोर श्योर है। उसके बाद की कहानी भी जो है वो भी शायद उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया, क्योंकि वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग करें ना करें, बॉलिंग में उनको विकेट्स मिल जाती है। और शायद माइक हेसन को यही फार्मूला चाहिए कि थोड़ी सी बॉलिंग, थोड़ी सी बैटिंग, थोड़ी सी अच्छी फील्डिंग, आप फिट इन है प्लेइंग 11 में। तो अब जो प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं, जो इंतजार करेंगे कब हमारी बारी आए, वो फिर इस तरफ मेहनत शुरू कर दें कि जो बॉलर है वो साथ थोड़ी सी बैटिंग करे, और फील्डिंग में गन फील्डर, क्योंकि एक एनसी में फील्डर तैयार हो रहा है, उसको गन फील्डर कहते हैं, फील्डिंग के बेस पे उनको टीम में लाया जाएगा। तो फिर बाकियों के लिए यही मैसेज समझिए हम। देखें बात तो आपने कर दी है, मतलब मैंने सतूर आपने अपना माफी ज़मीर जो है वो बयान कर दिया है। और माइक हेसन साहब के आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट का जो हमें नज़र आ रहा है, जो जिस तरह से प्रोग्रामिंग इनकी हो रही है इस टीम की, जिस तरह से ये टीम बिल्डअप हो रही है, उसमें ज़ाहिर ये लग रहा है कि एक प्लेयर जो मल्टीपल रोल अदा करता हो वो ज़्यादा फेवरेट है पाकिस्तान की टीम में जगह बनाने में। एक बात जो है मुझे समझ में नहीं आई है कि साइम अयूब जब से पाकिस्तान की टीम में उन्हें बॉलिंग करना शुरू किया और जब से वो नंबर 1 आए थे पहली बार रैंकिंग में, उस वक्त से लेकर अब तक अगर हम स्टैट्स के हवाले से भी कंपैरिजन करें, परफॉर्मेंस के हवाले से भी कंपैरिजन करें, तो मोहम्मद नवाज की कारकर्दगी दोनों शोबों में साइम अयूब से बेहतर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर तीसरा शोबा भी आप शामिल कर लें तो मेरा ख्याल है कि नवाज ने कैच भी ज़्यादा पकड़े होंगे साइम अयूब से। तो आईसीसी की ये जो रैंकिंग है, जो हर हफ्ते उतार चढ़ाव का शिकार होती है और उसकी बुनियाद पर जो है वो नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। कितनी बार ऑस्ट्रेलिया का या इंडिया के किसी प्लेयर ने इस बात को बॉदर किया है कि वो आईसीसी की रैंकिंग में टॉप के ऊपर आ गया है? कितनी बार ऑस्ट्रेलिया में ये शोर मचा है कि ओह हमारा कोई प्लेयर जो है वो टॉप 10 की रैंकिंग में शामिल नहीं है तो हमारी क्रिकेट का बहुत नुकसान हो गया है। ये हमारे यहाँ जो है ना फैशन है कि हमारा कोई प्लेयर जो है वो आईसीसी की रैंकिंग में टॉप के ऊपर है, जो चाहे एक हफ्ते के लिए है। तो ये जो आईसीसी की रैंकिंग्स हैं, ये समटाइम्स हमें ये लगता है कि ये बहुत बड़ा इल्यूजन है, बहुत बड़ा धोखा है, फैंस को उस धोखे में रखा जाता है और एक हफ्ते के बाद दोबारा जो है वो रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाती है और हमारे जज्बात भी उसके हिसाब से जो है वो ऊपर नीचे होते हैं। तो हमारी कौम की जो साइकी है, जो हमारा कौमी मिजाज है, उसमें ही ये बात शामिल है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है वो इतने खुश हो जाते हैं कि हम उसी में अपनी अकॉम्प्लिशमेंट, उसी में हमारे अंदर जो है वो एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट जो है वो पैदा हो जाती है। साइम अयूब अपने असल काम, जो उनका काम था कि पाकिस्तान को तेज स्टार्ट देना था, जिसकी वजह से बाबर आजम और रिजवान के ओपनिंग जोड़ी को ड्रॉप किया गया था, साइम अयूब T20 क्रिकेट में वो काम करने में नाकाम हुए हैं। दैट्स इट। तो जो उनकी अपनी असाइनमेंट थी वो नहीं कर पा रहे हैं। साइड जॉब जो उनको मिली थी उस जॉब में थोड़े से वो कामयाब हुए हैं, जिसकी वजह से वो ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए टॉप के ऊपर आ गए हैं। लेकिन ये कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। पाकिस्तानी टीम के जो जख्म है उनके ऊपर मरहम रखने का मुस्तकिल इलाज ये नहीं है। साइम अयूब को पाकिस्तान की टीम में कंसिस्टेंटली अगर जगह बनानी है तो उनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। वैसे तो साइम अयूब शायद वाहिद केस स्टडी है कि जो परफॉर्मेंस ना भी दें तो शायद वो अगला 1 साल 1.5 साल पाकिस्तान की टीम के साथ खेल जाएं। मुझे आप नहीं बताते कि वजह क्या है। जो नए लड़कों का आपने दुखड़ा यहाँ पर सुनाया है ना, ये बहुत जेन्युइन बात आपने की है कि जो अब नए लड़के डोमेस्टिक से आ रहे हैं, जो अब कायदम ट्रॉफी खेल रहे हैं, जो पाकिस्तानी टीम में खेलने के उम्मीदवार है लड़के, वो अपना माइंडसेट किस तरह का लेकर आए कि उनको स्पेशलिस्ट बनना है या उनको इस तरह थोड़ा थोड़ा बैटिंग, थोड़ी थोड़ी बॉलर। अलमिया तो ये है कि हमारे यहाँ ऑलराउंडर भी ना पूरे बनते, मतलब कॉर्बिन बॉश जैसा कोई ऑलराउंडर आपके पास नहीं आ रहा है। कॉर्बिन बॉश का एक्सपीरियंस इन सारों से कम है। बिल्कुल। ये जो लड़के आपकी टीम में 7-7, 8-8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, हसन अली हैं, मोहम्मद नवाज हैं, वसीम जूनियर हैं, जिनको ऑलराउंडर कहा जाता है, इनमें से किसी एक की फिटनेस कॉर्बिन बॉश जैसी है, इनमें से किसी एक की गेम अवेयरनेस, किसी एक की आउटपुट मुझे बताएं कॉर्बिन बॉश जैसी है जिसको क्रिकेट खेलते हुए 1 साल हुआ है। तो जो ऑलराउंडर है ना वो पूरा बैटर होता है और पूरा बैट्समैन होता है। हमारे यहाँ जो थोड़ी सी बैटिंग और थोड़ी सी बॉलिंग करता है उसको हम ऑलराउंडर कह देते हैं, और अगर हम उसको जस्टिफाई ना कर पाए तो फिर हम उसको बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर कह के लोगों को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं या उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो आईसीसी ने ये पकड़ लिया। बहरहाल मजबूरी आपके साथ भी शेयर कर देते कि साइम अयूब ने ऑलराउंडर कैटेगरी में सिकंदर रजा को पीछे छोड़ दिया, नंबर 1 पर आ गए। वेस्ट इंडीज़ के रोस्टन चेज तीसरे नंबर पर मौजूद है। T20 बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के वरुण चक्रवर्ती, अब अल्लाह जाने ये लास्ट टाइम कब खेले वरुण चक्रवर्ती, मुझे तो एशिया कप ही याद है। बहरहाल उसके बाद अबरार अहमद 4 दर्जे तरक्की, मोहम्मद
नवाज 2 दर्जे तरक्की, शाहीन अफरीदी की 18वीं पोजीशन बरकरार, सुफियान मुकीम 4 दर्जे तनजली हो गई, सलमान मिर्ज़ा है। इस तरह के नाम है। बहरहाल ये हर हफ्ते बुध के रोज़ आती है, इस पर हम आगे चल के बात भी करेंगे। अगली भी जाहिर है अब क्रिकेट से रिलेटेड है तो बात करना जरूरी है। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए फुटबॉल के हवाले से। अहमद सईद साहब, इंग्लिश प्रीमियर लीग क्या चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि बहुत से मैचेस हो रहे हैं और कांटे के मुकाबले भी देखने को मिल रहे हैं। जो मेरे जैसा फुटबॉल का फ़ैन नहीं भी है वो भी मैच देखने पर मजबूर है। क्या अपडेट्स हैं? देखें, बिल्कुल आपने जिस तरह से मैच का तज़किरा किया है, तो कल एक ऐसा मैच खेला गया है इंग्लिश प्रीमियर लीग में जिसमें मतलब आखिरी लम्हात तक जो है वो शायकीन जो है वो स्क्रीन के साथ जुड़कर बैठे हुए थे, जो लोग रेगुलर फुटबॉल को फॉलो करते हैं। उस मैच में मैनचेस्टर सिटी की टीम, जो दूसरे नंबर पर है इस वक्त इंग्लिश प्रीमियर लीग में, मैनचेस्टर सिटी की टीम को फुलहम की टीम के साथ मैच खेलना था। ये अवे मैच था जो क्रेवन कॉटेज में खेला गया, फुलहम के होम में, लंदन में ये स्टेडियम है। उस मैच में एक लम्हे के ऊपर मैनचेस्टर सिटी की टीम जो है वो 5-1 की बढ़तरी हासिल कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद कम बैक किया फुलहम की टीम ने और उन्होंने यके बाद दिगरे जो है वो 3 गोल स्कोर कर डाले और उस मैच का नतीजा जो है वो 5-4 की शक्ल में निकला। 9 गोल स्कोर हो गए उस पूरे मैच में। वो 5-4 भी इसलिए हुआ कि आखिरी लम्हात में फुलहम की टीम को मिलने वाला एक चांस, वो ऑलमोस्ट गोल लाइन क्लियरेंस थी जो मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर ने की, वरना वो मुकाबला बराबर हो सकता था। तो 5-4 के गैर मामूली स्कोर के साथ उस मैच का जो है वो अख्ताम हुआ है और मैनचेस्टर सिटी की टीम अब इंग्लिश प्रीमियर लीग में 14 मैचेस खेलने के बाद 28 पॉइंट हासिल करके दूसरे नंबर पर है, जबकि आज जो 4 मैचेस खेले जाने हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में उनमें टॉप पोजीशन लेने वाली आर्सेनल की टीम जो है वो हमें एक्शन में नजर आएगी। जो दूसरा मैच खेला गया इंग्लिश प्रीमियर लीग का कल के मैचेस में, उसमें न्यूकासल यूनाइटेड की टीम जो है वो टॉटनहम के अगेंस्ट खेल रही थी, जो लंदन क्लब है, और ये मैच जो है वो 2-2 से ड्रॉ हुआ है और अब टॉटनहम की टीम अपने गुज़िश्ता 5 मैचेस में से कोई भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से वो टेबल के बॉटम हाफ के ऊपर आ गई है। 11वें नंबर पर वो आ चुकी है। हालांकि जो रिवायती तौर पर टॉप 6 क्लब्स कहलाए जाते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के, उनमें टॉटनहम हॉटस्पर का जो है वो शुमार होता है। लेकिन न्यूकासल के ग्राउंड में उनको कल स्टॉपेज टाइम में जो है वो मैच को बराबर करने का मौका मिला, जब एक बहुत शानदार ओवरहेड किक मारकर जो है वो गोल किया गया टॉटनहम की जानिब से और उस मैच को बराबर करने में कामयाब हुए। कल खेले जाने वाला जो तीसरा मैच था वो बोर्नमाउथ और एवर्टन की टीमों के दरमियान खेला गया। बोर्नमाउथ ने बहुत अच्छा आगाज किया था सीजन का, लेकिन उस अच्छे आगाज के बाद अब जो रिसेंट रिजल्ट उनके आए हैं वो चूंकि नताइज बहुत अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से अब वो 14th के ऊपर चले गए हैं प्रीमियर लीग टेबल में। एवर्टन की टीम ने 1-0 से शिकस्त दी है। इंग्लिश विंगर जैक ग्रेलिश ने एक बहुत ही शानदार गोल उन्होंने स्कोर किया, बहुत अच्छी फिनिश उन्होंने की और ये मैच जो है वो अपनी टीम के हक में जीतने में कामयाब हुआ। जैक ग्रेलिश जो है वो लोन पर आए हैं एवर्टन से, इनको ये सीजन खेलकर वापस मैनचेस्टर सिटी की तरफ जाना है। तो इस वक्त इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो सूरत हाल चल रही है, 14th मैच वीक जो है वो जारी है। 3 मैच कल खेले गए, 4 मैच आज खेले जाएंगे और 1 मैच जो है वो कल रात खेला जाएगा, परसों रात को जो है वो खेला जाएगा, जिसके बाद मैच वीक 14 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, ये वो टीमें हैं जिनके बारे में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये टॉप। अच्छा, ये मैनचेस्टर सिटी का आपने नाम लिया, उन्होंने कोई मेरे ख्याल कोई माइलस्टोन भी अचीव किया है, ये भी खबर आई। देखिए, मैनचेस्टर सिटी के एक प्लेयर हैं जिन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है और ये नॉर्वे के स्ट्राइकर हैं अर्लिंग हालैंड, जिन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में तेज तरीन 100 गोल करने का रिकॉर्ड है। जी हाँ, ये स्ट्राइकर है नॉर्वे के, जिन्होंने 123 तरीन गोल प्रीमियर लीग में स्कोर करने का एजाज जो है वो हासिल किया है। 111 मैचेस के अंदर इन्होंने ये 100 गोल कर डाले हैं, जो कि बहुत अनयूजुअल रिकॉर्ड है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। ठीक है जी, ये थी जी अपनी दुनिया की सूरत हाल, वो आप तक अहमद सईद साहब ने शेयर कर दी। क्रिकेट के बारे से मैं बात कर ली, कल के शो में फर्दर इस पर बात करेंगे। विराट कोहली के लिए कंडीशन अप्लाई कर दी गई, वो कंडीशन क्या है कल के शो में बात करेंगे। मुझे इजाजत, अल्लाह।